नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर हम एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये 11th क्लास के एनसीईआरटी की फर्स्ट वीडियो है। और वादे के मुताबिक मैंने जैसे आपको बताया था, हर चैप्टर की पहले मैं समरी को यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करूँगा। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर फर्स्ट जो कि मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक का है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और देन आफ्टर फर्दर हम एक्सरसाइजेस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे ताकि आपका बेस पहले से स्ट्रॉन्ग रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के बारे में पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स सेट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समरी। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है बीच बीच में मुझे रब करना पड़े। तो तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, देन आफ्टर मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर इन 1845 टू 1918। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो सेट आज चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसको सबसे पहले जो इसके बारे में थ्योरी दी थी, बताया था, वो एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उन्हें दिया था और ये उनका जीवन काल है कि फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तब उनको सेट्स के बारे में फर्स्ट टाइम नॉलेज हुई, या आप कह सकते हैं वो एनकाउंटर हुए थे। ठीक है, सेट से, तो तब उन्होंने सेट्स के बारे में हमें बताया और इन्होंने ही सेट की पूरी थ्योरी दी है। मतलब इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेट्स। ठीक है, इस चैप्टर का फादर किसको कहा जा सकता है? जॉर्ज कैंटर को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज सेट। सेट है क्या? तो देखिए, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें मैंने कुछ लाइन को अंडरलाइन किया है, उन पर आप ध्यान देंगे, जिनमें से ऑब्जेक्ट भी एक है। तो वो जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनका अपने आप में बहुत खास मतलब है, उसको मैं एक बार आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सेट इज ए वेल डिफाइंड। सेट इज ए वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसको अच्छी तरीके से आप समझा सकते हो, किसी को क्लियर कर सकते हो, जिसमें दो राय ना हो। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब क्लियर। ठीक है, कलेक्शन है यानी समूह है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप बातें कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में दो राय ना हो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बेसिकली ये बिल्कुल सटीक वर्ड रहेगा कि जिसके बारे में दो राय ना हो दो इंसानों की। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि अल्फाबेट्स सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर मैं बोलूं इंग्लिश अल्फाबेट के सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में सभी की राय होगी कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं उनमें ए ई आई ओ यू ही इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इसमें कोई और लेटर जो है वो वॉवेल है। जबकि अगर मैं आपको बोलूं 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें जाहिर सी बात है सबकी अलग अलग राय होगी। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर मोस्ट टैलेंटेड है, कोई बोलेगा लता मंगेशकर, कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी। तो इसमें सबकी अपनी अलग अलग राय है। आप कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कोई ये नहीं बोल सकता कि ये चीज पर्टिकुलर, ये इंसान या ये चीज जो है वो क्लियर है। जैसे अगर मैं बोलूं 10 मोस्ट डेंजरस बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई बोलेगा हॉक, कोई बोलेगा ईगल, कोई बोलेगा कुछ। तो इस चीज में कोई आप नहीं कह सकते क्लियर है, मतलब दो राय है लोगों की। लेकिन जहां पर क्लियर हो, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मंथ आपके जो जे से स्टार्ट होते हैं उनकी अगर हम बात करूं तो वो फिक्स है। जे से स्टार्ट वाला है, जनवरी है आपका, जून है, जुलाई, ये फिक्स है। लेटर्स विद द स्टार्टिंग जे नाम से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है उनकी संख्या लिमिटेड है, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिसमें आप कह सकते हो कि चीजें बदल रही हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो वो सेट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके एरिया में, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एरिया में जो भैया टिक्की या समोसे आपको खिलाते हैं, कोई बोलेगा इसका मुझे पसंद आता है, कोई बोलता है उसका टेस्ट अच्छा है। मेजोरिटी की हो सकती है एक राय हो, लेकिन सबकी एक ही राय हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज फिक्स नहीं है, बदलती रहेगी, चेंजेबल है। दैट इज वाई ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वाई सेट नहीं है। सेट हमेशा वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे और आई होप कि अब तक आप समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपने अभी तक जितना मैंने बताया वो नोट कर लिया होगा। तो अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स और हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉलोइंग फॉर्म्स। 2 और फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 2 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म,
जिसमें कि आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उस एलिमेंट को, सेट के उस एलिमेंट को लिख देते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये बताना होता है कि जो सेट आप बताना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो कैसे आप देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे इधर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आपने ध्यान से देखा होगा AEIOU, यानी मैंने सेट ऑफ वॉवेल्स दिखा रखा है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं AEIU, ठीक है, AEIOU, उनको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, शो किया हुआ है, दिखाया हुआ है। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि आपने रोस्टर फॉर्म के अंदर अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स के लेटर्स हैं उनको लिखा कर्ली ब्रेसेस के अंदर और उनको डायरेक्टली कॉमा से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर लेटर्स को लिखा, बीच में कॉमा से उनको सेपरेट किया और कर्ली ब्रेसेस बंद करके आपने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया। यानी बेसिकली रोस्टर फॉर्म में आपने एक चीज़ नोट की होगी, डायरेक्टली आप एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बताना पड़ता है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज a, इसको सच दैट, ये जो साइन लिखा हुआ है रेशियो की तरह लग रहा है, ठीक है, इसको सच दैट यहाँ पढ़ा जाता है। x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज अ वॉवेल। कहने का मतलब ये है, वो बोल रहा है कि x कुछ इस तरीके से है कि x एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का जो कि एक वॉवेल है। ठीक है, तो जो कि एक वॉवेल है मतलब सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कहीं ना कहीं ए भी जो है वो अल्फाबेट है और वॉवेल के अंदर आता है EIOU, ये सारों में यही प्रॉपर्टीज है कि वो इंग्लिश लेटर्स हैं और साथ में ही वो वॉवेल्स भी हैं। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमको इस तरीके से बताना है कि डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमें रीच कर जाए। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा, रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है, और उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है और उसके बेसिस पे आपको बताना होता है कि सेट क्या है। फिर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि एलिमेंट जो सेट के अंदर होते हैं वो रिपीटेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट सेट के अंदर रिपीटेड नहीं हो सकते हैं, यानी अगर आप AEIOU को एक बार लिख चुके हैं तो फर्दर आप कहीं पे भी आगे E और I को नहीं लिख सकते, या किसी भी इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप नहीं लिख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन सेट कैन बी डिफर। अब अगर आप इसकी जगह E को इधर लाओ और A को इधर ले जाओ तो भी ये सेम बात होगी, इस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन सेट डजंट मैटर, कभी भी मैटर नहीं करता कि आप आगे पीछे किसको लिख रहे हो। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि एलिमेंट जो है सेट में वो रिपीटेड नहीं हो सकते और साथ में उनका ऑर्डर जो है वो डिफर हो सकता है, बदला जा सकता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। फिर आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। क्या होता है, तीनों एक ही सेट के नाम है, ठीक है, बट उनके नाम अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिया ताकि कोई भी नाम आपको बोला जाए आप कभी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले इस सेट विच इज डज नॉट, ठीक है, इस सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, या हम जिसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, वो जो है वो एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप वीडियोस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फर्दर हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को डिस्कस कर लेते हैं। A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is called infinite set. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस एक ही है, सिंपल एक लाइन में आपको समझाऊंगा। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, वो फाइनाइट सेट है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनडेफिनेट है, मतलब अनंत है, अनकाउंटेबल है, गिने नहीं जा सकते हैं, वो इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर हम वॉवेल्स का सेट बनाते हैं तो वो फाइनाइट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं वॉवेल्स में अल्फ़ाबेट के वो होते हैं 5, ठीक है। अल्फ़ाबेट का भी सेट बनाएंगे तो वो भी फाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट की हम बात करें तो उसमें आपके स्टार्स की संख्या, दुनिया में लोगों की संख्या, या ऐसा कुछ भी जो कि काउंटलेस है, ठीक है, काउंट नहीं किया जा सकता, वो इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपके सर पे कितने बाल हैं, तो आप काउंट, वैसे तो ये लिमिटेड है लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है, दैट इज़ वाई ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। या फिर आप कह लीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स का सेट आप देख लीजिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिवली। नेचुरल नंबर का सेट देख लीजिए आप, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन इनफाइनाइट जाएंगे, ठीक है।
होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपके इंटीजर्स का भी सेट ले लीजिए आप, वो नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर लाइन पे और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये भी क्या है, बेसिकली एक इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटलेस हों, गिने ना जा सके, वो इनफाइनाइट सेट, और अगर गिने जा सकते हैं तो फाइनाइट सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की। हालांकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स की बात की है, इक्विवेलेंट सेट की बात नहीं की है, बट मैं आपको इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरी तरफ से एक बोनस है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वल सेट की, ठीक है। इक्वल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा बात पे, बहुत ज़्यादा गौर से बताना चाहूँगा, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना सिर्फ इक्वल होते हैं बल्कि सेम होते हैं। डिफरेंस समझिएगा, अभी मैं डेफिनेशन आपको पढ़वा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या होता है। इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना सिर्फ इक्वल होते हैं बल्कि सेम होते हैं, ठीक है। यानी अगर एक सेट ए है उसमें ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं, तो फिर दूसरा सेट जो बी होगा उसमें भी यही होने चाहिए। हालांकि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पहले ए दिया हो बाद में ओ दिया हो, इससे मैटर नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। बट एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या है, इक्वल सेट होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको यहाँ पर एरो करके डिनोट किया हुआ है, देखेंगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल बट नॉट सेम। पहले वाले सेट में एग्जांपल के लिए आप ले लो 1 2 3 4 5 तक नंबर्स हैं काउंटिंग में, ठीक है। और दूसरे वाले सेट में अल्फ़ाबेट का सेट ले लो जिसमें आपके वॉवेल्स हैं, अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, उनके भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स के, अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स की संख्या भी 5 ही होती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले वाले सेट ए में भी 1 से लेकर 5 तक है और दूसरे में भी ए ई आई ओ यू 5 है। तो दोनों ही जो है वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है लेकिन नॉट सेम, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। और तीसरा और अंतिम जो है कि आपका अनइक्वल सेट, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं, जिनमें एलिमेंट्स इक्वल ही नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर इधर उधर हो गया तो वो अनइक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले इक्वल सेट्स की बात कर लेते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स की। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, दो सेट इक्वल कहलाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। सेम मतलब नंबर में भी सेम और वैसे भी सेम। एंड वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी, इसको इक्वल सेट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, नहीं तो अनइक्वल कहलाएंगे। और वी कैन राइट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसको नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल बट नॉट सेम, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। तो आई होप आपको यहाँ तक का भी टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि पूरे चैप्टर की समरी बतानी होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब पूरे चैप्टर की समरी आपको बताऊँगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो टाइम लगेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को समझिएगा। अभी थोड़ी देर और नोट कीजिए आप इसको, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे सबसेट्स के बारे में, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सबसेट, ठीक है। सबसेट्स के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेट जो है ए, सेट का नाम है ए, वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा, सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट प्रेजेंट होगा ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी का एलिमेंट होगा। यानी सेट ए का हर एलिमेंट अगर सेट बी का एलिमेंट होगा तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। तो ये सबसेट का सिंबल है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। साथ में इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, इफ ए, यदि ए ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट वाला ए है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये एलिमेंट वाला ए है। तो ए एलिमेंट है ए और यहाँ भी ए एलिमेंट है, लेकिन यहाँ ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग मतलब संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है, उससे उसका संबंध है। तो ए इस वाले सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और यही एलिमेंट सेम ए वाला सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन और है, ध्यान रखिएगा, ए बिलोंग्स टू ए है बट इंप्लाइज इस तरीके से कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी। मतलब इंप्लाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि ए वाला जो सेट है वो बड़े वाले सेट ए का भी एलिमेंट है और ये वाला सेट बी का भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए। बट कंडीशन ये है कि बी जो है उसमें ज़्यादा एलिमेंट है मोर देन ए, ठीक है। ज़्यादा मतलब
ए के हर ईच एंड एवरी एलिमेंट को कवर करता है सेट बी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप मानिए कि आर से यहाँ पे रिलेशन नंबर मतलब आर से यहाँ पे मैं रियल नंबर को शो कर रहा हूँ और क्यू से यहाँ पर मैं रैशनल नंबर को शो कर रहा हूँ। तो रैशनल नंबर को भी रियल नंबर के अंदर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर बनते हैं वो किससे बनते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से, है ना। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो दोनों को जोड़ के रियल नंबर बनते हैं। तो क्यू से अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जितने भी है वो सारे रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए रैशनल नंबर जितने भी हैं, ये रैशनल नंबर जितने भी वो रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर के सेट्स का सबसेट होगा रैशनल नंबर का सेट, ठीक है। वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और इस सिंबल को इंप्लाइज बोलते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था, नोट कर लीजिएगा इसको। लिखा है हियर ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। अब इस केस में यहाँ पे ये जो आपको मैंने केस बताया था, यहाँ ए जो है ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। प्रॉपर सबसेट मतलब इसके हर एलिमेंट को कवर करता है सेट बी, ठीक है। सेट ए के हर एलिमेंट को कवर करता है सेट बी, ठीक है। तो इसलिए ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट बी का, और बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। तो बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा सेट ए का, ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो सुपर सेट है, ठीक है। सुपर हमेशा ऊपर होता है। इसके बाद एक बात नोट करने वाली है कि इफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल, इफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दस ए इज ए सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो एक सिंगलटन सेट कहलाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। और वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप नोट कीजिए, फिर हम फर्दर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं थोड़ा और आगे और बात करते हैं इंटरवल इन सेट्स के बारे में। इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। तो अभी आपने सबसेट के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं इंटरवल के बारे में, सबसेट्स के इंटरवल के बारे में। सबसे पहले देखिए इंटरवल होता क्या है। जब दो एलिमेंट्स आप कह सकते हैं इस तरीके से होते हैं कि वो एक रेंज की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि सेट्स के रेंज की तरह वर्क करते हैं, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट लिमिट की तरह बात करते हैं, तो उनको हम रेंज बोलते हैं सेट की, और वो इंटरवल से डिनोट किए जाते हैं। कैसे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। देखिए आप पहले समझिए पूरा कॉन्सेप्ट। एक ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल होता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन इंटरवल वो होता है जिसमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सेट के एलिमेंट्स को मैं शो कर रहा हूँ तो उसका एंड पॉइंट ए और बी है, ठीक है। तो इस वाले सेट में एंड पॉइंट एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, एक्सक्लूड, शामिल नहीं किया जाता है, ए और बी को शामिल नहीं किया जाता। किसमें? ओपन इंटरवल में। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। सिंबल क्या होता है? स्मॉल ब्रेसेस लगते हैं इसमें, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। वहीं अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो इसमें इंक्लूड किया जाते हैं एंड पॉइंट को। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली लाइन है कि एक्सक्लूड करते हैं कि इंक्लूड करते हैं। पहचान यही, अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो वो ओपन इंटरवल है, अगर आप इंक्लूड कर रहे हो एंड पॉइंट्स को भी, यानी ए और बी को भी उस रेंज के अंदर काउंट कर रहे हो, उस सेट के अंदर शामिल कर रहे हो, तो वो एंड पॉइंट जो है शामिल अगर हो रहे हैं तो फिर वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल्स में एक्सक्लूड करते हैं एंड पॉइंट्स को और क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करते हैं एंड पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बात नोट करने वाली और थोड़ा ध्यान देंगे इधर, द नंबर b माइनस ए, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है और उसमें से अगर आप लोवेस्ट पॉइंट को सबसे पहले वाले को घटाते हो, सबसे लास्ट वाले में से एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को घटाते हो, तो द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स ए बी। मतलब ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज हो गया। ये स्टार्टिंग में ओपन है, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग में क्लोज है और एंड में ओपन है, और ये स्टार्टिंग में ओपन है एंड में क्लोज है। यानी किसी भी तरह के इंटरवल के अंदर जब आप बी में से ए के एलिमेंट्स को घटाओगे, यानी कहने का मतलब है आप बी एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को घटाओगे तो वो आपका सेट का डिफरेंस कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, इंटरवल की लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो पावर सेट की अगर हम बात करते हैं, पावर सेट क्या होता है देख लीजिए एक बारी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी, ठीक है, सेट सबसेट्स के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। सेट ए के, फिर से मेरी बात सुनिए, सेट ए के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं, सेट ए का, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए, ठीक है। तो अगर कोई सेट है, लेट कीजिए आप 1 2 3 है, तो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं? 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, फिर 1 के साथ 2 बन सकता है, फिर 1 के साथ 3 बन सकता है, फिर 2 के साथ 3 बन सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो इनको हम जो डिनोट करते हैं वो पावर सेट के रूप में डिनोट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट लेट ए बी, ठीक है,
ए बी सी कोई भी ऐसा सब सेट है जिसके सभी सबसेट्स को आप बना लीजिए और उनके कलेक्शन को एक साथ, समूह को आप एक साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें सिर्फ समरी पे फोकस करेंगे, ठीक है, यानी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और फर्दर जब मैं आपके लिए एक्सरसाइजेस कराऊंगा, ठीक है, हर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चंस को कराऊंगा, तो उस टाइम पे मैं फिर आपको इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज वाइज मतलब जिस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं फिर से बताते चलूंगा, तो ये दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको एक साथ एक जगह पे सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं पूरे चैप्टर के, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी मैं फर्दर आपको फिर और बताता हूँ वीडियोस, ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसको, तब तक मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, और एक चीज़ और आप नोट करेंगे पावर सेट के अंदर कि इन जनरल इफ ए इज़ द सेट, अगर एक सेट है विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर m है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं किसी सेट में, लाइक आप कह सकते हो कि बावल्स की बात कर लेते हैं कि बावल्स के सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो 5 एलिमेंट अगर आपको दिए हुए हैं विच इज़ m, देन इट कैन बी शोन दैट, ऐसा देखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो होगा वो 2 की पावर m होगा, यानी कि 2 की पावर अगर हम यहाँ पर बात करें बावल वाले केस में तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। अगर 5 एलिमेंट है सेट के अंदर तो उसके पावर सेट की एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5। पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी वो बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर m, ये फॉर्मूला है, यानी कि 2 की पावर आप कर दो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर सेट में, उतने आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपके पावर सेट के एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको जब एक्सरसाइजेस कराऊंगा तो इसके प्रैक्टिकल्स भी कराता रहूँगा, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, इट इज़ द बेसिक सेट और यू कैन से दैट फादर ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, फ्रॉम विच ऑल द अदर सेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट होता है, ठीक है, जिससे बाकी सभी सेट बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फादर होता है सभी सेट्स का, जिससे बाकी के सभी सेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को जब हम पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं यूनियन के बारे में, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंडर। तो एक टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में सेट्स के अंदर ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट्स का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी दो सेट्स को आपस में किस तरीके से उनका जो रिलेशन होता है उसको ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन ऑन जो सेट्स है वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। वैसे तो बेसिकली 4 तरह के होते हैं, बट एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी ने अलग तरीके से दे रखा है, तो मैं उसको अलग बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, वो अलग से बताया गया तो मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर 3 टॉपिक्स को एक साथ इन्होंने गेट टुगेदर करके बताया हुआ है। तो उसमें जो ऑपरेशन ऑन सेट्स का टॉपिक है उसमें 3 टॉपिक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट, जिसमें से यूनियन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊंगा, देन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनियन को समझिए उसके डेफिनेशन वाइज। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट which consist of all the elements of A and all the elements of set B, the common elements being taken once। बोला कि सेट A और B का जो यूनियन है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे और B के भी एलिमेंट्स होंगे, और A का जो एलिमेंट्स होगा और जो B का एलिमेंट्स होगा उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक बारी में लिया जाएगा, यानी वंस एक ही बार लिया जाएगा। बोला द सिंबल U इज यूज टू डिनोट द यूनियन, मतलब कैपिटल यू को से हम यूनियन को दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटल यू से आपको दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रॉड यू होता है, चौड़ा सा होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने बनाया आपके लिए, द सिंबल यू इज यूज टू डिनोट द यूनियन, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका दे रखा है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ खुद से, कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 4 6 8 इसके एलिमेंट है सेट ए के, और बी के एलिमेंट है 6 8 10 और 12। और अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से तो कॉमन एलिमेंट 6 और 8 है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो निकाला गया है वो 2 4 तो आएंगे ही, इसके 10 और 12 भी आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है 6 और 8 उसको हम एक ही बारी काउंट करेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इसी वीडियो में मैंने आपको पीछे बताया था कि हम सेट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं करते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, कॉमन एलिमेंट्स को आपको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, और इसमें भी लिखा है कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूनियन के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा, देख पा रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बात करते हैं हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन की और डिफरेंस की, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो होता है सेट्स का वो बेसिकली 2 सेट्स में जो कॉमन होता है उनको इंटरसेक्शन बोलते हैं। फिर भी एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बोले द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी
इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ, जो कॉमन है दोनों सेट्स में, ठीक है, ए एंड बी। द सिंबल उल्टा यू बनाते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, बोला द सिंबल रिवर्स यू कह सकते हैं या अपोजिट यू कह सकते हैं आप। द सिंबल अपोजिट यू इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। तो उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को, जैसे सीधे यू से यूनिवर्सल को, यूनियन को डिनोट करते हैं, उसी तरीके से उल्टे यू से इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे आप कि यूनियन में और यूनिवर्सल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कैपिटल यू के साथ बनता है, ठीक है, और बड़ा होता है, और जो आपका यूनियन बनता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी आपको बुक्स में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो द सिंबल अपोजिट यू इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। कंसिडर लास्ट एग्जाम्पल, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल आपको दिया था जब मैं यूनियन बता रहा था, तो उस टाइम आपने देखा होगा 6 और 8 आपका उसके अंदर था कहीं पे, जो दोनों ही सेट में कॉमन आ रहा था, तो वही हमारा यहाँ पर लिखा ना 6 and 8 विल बी कॉमन, तो देयरफॉर दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ सेट ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सेम जब आपको यूनियन समझा रहा था इसी वीडियो के अंदर, तब मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, ठीक है, जिसमें एक में 2 4 6 8 था, दूसरे में 10 और 12 करके 6 8 10 12 था, तो उसमें से 6 और 8 दोनों में कॉमन था, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, ठीक है, जो ए से बिलोंग करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता। सिंबॉलिकली हम दिखा सकते हैं, यानी सिंबल की फॉर्म में दिखाना हो तो ए माइनस बी दिखा सकते हैं और उसको रीड करते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले समझिए, ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर हैं वो हटा दीजिए, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ए माइनस बी के एलिमेंट्स, यानी सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके ए माइनस बी कहलाएंगे, यानी डिफरेंस कहलाएंगे सेट ए और बी के। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ए माइनस बी करते हैं, ठीक है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो हटाने होते हैं, ठीक है, और बी माइनस ए करते हैं तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो हटाने होते हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं, रेयर केस में हो सकते हैं, ठीक है, जब एलिमेंट लगभग सेम हो दोनों के, ठीक है, तब हो सकता है, बट वैसे ये आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली मैं बोलूँ तो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ए में से बी घटाएंगे मतलब ए के बचे हुए एलिमेंट, और बी में से ए घटाएंगे यानी बी के बचे हुए एलिमेंट। बाकी मैं फर्दर आप इसको नोट कीजिए, आगे मैं इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं डिफरेंस के अंदर। डिफरेंस के अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि डिफरेंस जैसे ए और बी दो सेट्स हैं, इनका एग्जांपल्स मैं आपको देकर दिखाऊंगा। इनमें आप पर ध्यान से देखिए कि ए माइनस बी में डिफरेंस के अंदर बता रहा हूँ, ए माइनस बी के अंदर हम शो करना चाहेंगे तो मैंने कहा था ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, जो बी में है वो हटा देना है, ए के सारे एलिमेंट जो बी में है वो हटा देना है। तो बी में जो एलिमेंट है ए के वो कौन कौन से, 6 8 है ना, ए के सारे एलिमेंट जो बी में है, ए के सारे एलिमेंट जो बी में है कौन से हैं, 6 और 8 ही हैं, इनको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी होगा तो बी इसको हटा देगा, घटा देगा, माइनस कर देगा। तो अगर माइनस करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी करेंगे तो 6 और 8 तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 और 4, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। और इसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि अगर दो सेट डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं हैं, तो उस केस में आप b माइनस ए करेंगे तो कभी भी a माइनस बी के बराबर नहीं आएगा। देखो आप b माइनस ए यहाँ से करके देखो, आप तो डायरेक्टली यहाँ से घटा के देख सकते हैं, 6 और 8 फिर से माइनस हो जाएगा b माइनस ए में से, लेकिन अब b के वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे, ठीक है, b में से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो a के अंदर है। तो b माइनस ए का मतलब है 6 और 8 फिर से हटेंगे, लेकिन इस बार हम इस एलिमेंट को लिखेंगे 10 और 12 को। तो b माइनस ए करने पे 10 और 12 आएगा और a माइनस बी करने पे 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। a माइनस बी करने का मतलब a के वो सारे एलिमेंट, ठीक है, जो बच जाएंगे b के हटाने के बाद, और b माइनस ए का मतलब b के वो सारे एलिमेंट जो बच जाएंगे a वाले हटाने के बाद, a वाले 6 और 8 हटाने के बाद जो b में बच जाएंगे, तो 10 और 12, ठीक है। तो b माइनस ए 10 और 12 आएगा और a माइनस बी 2 और 4 आएगा। तो कहीं से भी ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है जब तक कि दोनों सेम सेट नहीं होंगे, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए टेक्निकली, ठीक है, कभी कभार हो सकता है जब सेट्स इक्वल हों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट्स में से उस सेट को माइनस करिए जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड द सेट ए। एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सल में से अगर हम सेट ए हटाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर नंबर ले लीजिए 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट है और उसमें से मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 to 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, वो सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए को घटा के, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं
उन नंबरों में से माइनस कीजिए आप 1 से लेकर 5 तक का, जो कि ए का नंबर है, ठीक है। ए के मतलब एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो 1 से लेकर 5 तक हटाएंगे तो यूनिवर्सल में बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या बचेगा, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेट कीजिए यूनिवर्सल सेट यू आपका 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और एक सेट ए है जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 5 तक। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट में से जब आप कोई सेट को घटाते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल में से ए हटाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप यूनिवर्सल में से ए सेट हटाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को माइनस करेंगे, डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे माइनस करते हैं। तो वही सेम डिफरेंस निकालना है, यूनिवर्सल में से इस बार ए का डिफरेंस निकालना है, ए को माइनस करना है। तो ए को आपने माइनस किया तो बची हुई वैल्यू है 6, 7, 8, 9 और 10, तो वो निकलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है। अगर ए और बी फाइनाइट सेट है, इनकी वैल्यूज़ फिक्स है, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं, काउंटेबल है, तो सच दैट इस तरीके से वेयर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कुछ भी 5 के बराबर कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन कॉमन होता है, यानी उनमें जो कॉमन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 5 है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, 0 के बराबर नहीं है उनका कॉमन। तब कुछ कंडीशन दी हुई हैं, आप यहाँ पर नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सिर्फ थ्योरी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको इस चैप्टर की समरी के लिए समझा रहा हूँ, ताकि आपको होल चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक साथ एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। बट जब भी मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस कराऊंगा, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक वीडियो में अगर एक एक्सरसाइज कराता हूँ तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यानी ये चीज़ें रिपीट होंगी। इसके बाद बात करते हैं एन ए यूनियन बी की, ठीक है। अगर ए यूनियन बी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका बेसिकली निकलेगा। अच्छा, इसके ऊपर 3 का भी फॉर्मूला है, वो दोनों मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसको आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी करने पे आपको कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के जोड़ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के जोड़ दो, यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्याओं को जोड़ दो, बी के एलिमेंट की संख्याओं को जोड़ दो, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन वाले कॉमन एलिमेंट्स उनको माइनस कर दो, तो आपको ए और बी यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसके केस में सिर्फ आप ए और बी के एलिमेंट्स को जोड़ दो तो भी आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन इस वाले ऊपर वाले सेट में ये है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3 वाला भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर पहुँच चुके हैं, और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको नोट करना है, ठीक है। हालांकि इसमें से पिछला ये वाला फॉर्मूला पीछे भी आपको देखने को मिला था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही था, बट इसी का एडवांस रूप ये है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। तो मैंने कहा दोनों एक बारी लिख देता हूँ ताकि कंपेरिजन में भी इजी रहेगा, ठीक है। होता क्या है, इस फॉर्मूले को पहले समझिए। इसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर 2 सेट की बात करें ए और बी की, तो ऊपर वाला फॉर्मूला 2 सेट के केसेस में है, नीचे वाला फॉर्मूला 3 सेट के केसेस में है। तो अगर 2 सेट है तो हम ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितने होंगे वो पता लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ए में जितने एलिमेंट है वो, बी में जितने एलिमेंट है वो, प्लस करके और उनमें से माइनस कर दो जो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी जो इंटरसेक्शन है उनको आप माइनस कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट है वो घटाना होता है, ठीक है। दोनों के एलिमेंट्स को इंडिविजुअल प्लस करके कॉमन एलिमेंट को घटाना होता है। और अगर यही चीज़ 3 सेट के केसेस में हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता करना हो ए बी और सी में यूनियन करके कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, उनमें से तीनों का इंटरसेक्शन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों घटाना होता है और उसमें प्लस करना होता है तीनों को कॉमन जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो 1 से 2 का 2 वालों का इंटरसेक्शन माइनस करना है और तीनों का जो एक साथ इंडिविजुअल इंटरसेक्शन है वो आपको प्लस करना है। बाकी फॉर्मूला में दोबारा रिपीट होंगे तो उस टाइम मैं आपको और बताऊंगा। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, देखिए मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश की है, पूरी समरी डिटेल में बताइए, इन डेप्थ बताइए, विद डेफिनेशंस बताइए,
लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको 2 चीज़ें खुद बता रहा हूँ कि मैं जानबूझ के अभी आपको नहीं बता रहा, ठीक है। वो है आपके डी मॉर्गन्स के लॉ वगैरह हैं, कॉम्प्लीमेंट के लॉ हैं और यूनियंस के कुछ लॉ हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स के और यूनियंस के कुछ लॉ हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा उनकी प्रॉपर्टीज़, वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे उसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्पल काफ़ी देना पड़ता है। तो मेरा है कि जब मैं चैप्टर्स के टाइम पे एक्सरसाइजेस के दौरान जब आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम्पल दे के, उसी के दौरान मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छूटा है। आप चाहे किसी गाइड से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें या आरडी शर्मा से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, कुछ भी नहीं छूटा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।